हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ईंट, मनके और अस्थियों के बारे में लास्ट वीडियो इस पर करने जा रहे हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हम समझाने का प्रयास करेंगे, जो हमने इसमें अंतिम चैप्टर के तौर पे अंतिम लेक्चर होगा। तो चलिए दोस्तों, सीधी सीधी बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता की, कि हड़प्पा सभ्यता क्या एक नवीन और प्राचीन सभ्यता थी। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक प्राचीन भी थी और एक नवीन सभ्यता भी थी। कहने का मतलब कि सबसे पुरानी भी थी और सबसे बाद में नए तौर पे ये खोज करके आई भी थी। क्योंकि जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक हम तो यही जानते थे कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, मेसोपोटामिया है। क्या है? मेसोपोटामिया को ही हम मान करके दोस्तों चलते थे कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से कोई सभ्यता अगर है तो वो सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। लेकिन जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई और इसी हड़प्पा के नाम पर जब 1924 में इस हड़प्पा का नामकरण के साथ ही घोषणा कर दिया जॉन मार्शल ने कि हमने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन सभ्यता को ढूंढ निकाला है, तो से ये नाम क्या हो गया? सबसे पुरानी सभ्यता की श्रेणी में हड़प्पा सभ्यता आ गया और इसके बाद वाली के श्रेणी में मेसोपोटामिया को काउंट किया गया। ठीक है, तो वही दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले व्यक्तियों में सबसे पहले कौन थे? दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। क्या निकाला? हड़प्पा नामक स्थल में एक उन्होंने मोहर खोज निकाला जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक यानी बहुत पुराना चीजों के बारे में जानकारी दे रहा था, स्तर से कहीं अधिक प्राचीन से संबंध रखता था। यानी आरंभिक चीजों से ज्यादा वो प्राचीन से साम्यता रखता था। कौन? मोहर। यानी ऐसा लगता था कि उस मोहर को देखने के बाद ये मोहर बहुत ही ज्यादा पुरानी मोहर है, इसलिए उसमें से देखा, जिसके बाद इसके महत्व को समझा जाने लगा और तब जाकर के खोजबीन होने लगी कि इतनी पुरानी जो ये सभ्यता है और इतनी जो पुरानी ये मोहर है, आखिर इस मोहर का इस्तेमाल क्या होता था, कहाँ होता था, कैसे होता था, क्या इसका रूप था, तरह तरह की सवाल दिमाग में आने लगा। किसको लेकर के दोस्तों? उस मोहर को लेकर के। तो उसकी उपयोगिता को यानी उसके महत्व को जानने की कोशिश की जाने लगी। इसी बीच एक अन्य पुरातात्विक राखलदास बनर्जी भी थे। क्या थे? राखलदास बनर्जी भी थे। कौन थे? राखलदास बनर्जी। यानी पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम दयाराम साहनी था और दूसरा एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने भी हड़प्पा से मोहरों के समान ही, बिल्कुल उसी के जैसा ही दूसरी मोहरें मोहनजोदाड़ो नामक स्थान से खोज निकाला। यानी दो स्थान से निकल गए। एक हड़प्पा नामक स्थल था जहां से 1921 में दयाराम साहनी ने खोज निकाला और वहीं दूसरी जगह मोहनजोदाड़ो था जहां से 1922 में राखलदास बनर्जी ने एक और मोहर खोज निकाला। अब जब दोनों मोहरों को एक साथ लाया गया तो ये पता चला कि ये दोनों मोहर कहीं ना कहीं एक बड़ी ही पुरानी सभ्यता के बारे में क्या कर रहे हैं? बताने का प्रयास कर रहे हैं, या ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दुनिया में एक सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता कोई ना कोई रही होगी। से खोज निकाला, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पूरा स्थल यानी दोनों ही स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। यानी जब दोनों का मोहर देखा गया तो पता चला कि दोनों जो स्थल अलग अलग जरूर हैं, लेकिन कभी एक ही संस्कृति के हिस्सा हुआ करते होंगे और इसीलिए दोनों को मिलाने के बाद 24 तक आते आते पुरानी सभ्यता की घोषणा की गई। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में
एक व्यक्ति जो पुरातात्विक थे हमारे जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की, घोषणा की, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का गौरव प्राप्त करता था। क्या कहा? गौरव प्राप्त किया कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो वो है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सभ्यता का निर्णय कब पता चल गया? 1924 में ये घोषणा कर दी गई, जिनकी जानकारी लोगों को प्राप्त होने लगी। ठीक है, और इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ने लगी और तब जाकर के जॉन मार्शल ने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सभ्यता के बारे में बता दिया। अब आता है दोस्तों, और यहीं पर एक कथन कही जाती है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। यानी जो कनिंघम साहब थे वो 600 BC में ही क्या मानते थे कि यही हड़प्पा का काल हो सकता है, लेकिन आगे चल करके मार्शल ने इसे ले जाकर के कहां पे छोड़ दिया? 2500 BC पीछे कर दिया। तो ये 2500 BC पीछे जाने का मतलब कि लगभग 3000 पीछे हम चले गए, और वही सत्य भी हुआ। और इस प्रकार दुनिया में एक नई सभ्यता मिली जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता रहा, जिसका कालखंड 2500 ईसा पूर्व डिसाइड किया गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता और नवीन सभ्यता कौन बन गई? हड़प्पा सभ्यता बन गई। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने हड़प्पा की खोज की, किसने मोहनजोदड़ो की खोज की, किसने दुनिया के सामने रखा। ये तीनों बातें हमने आपको बता दी। अब यहाँ से आता है एक नवीन तकनीक और प्रश्न, नवीन तकनीकें तथा प्रश्न। इसके बारे में जो तीसरे पुरातात्विक जो भारत में आए थे, पहले कनिंघम थे, दूसरे जॉन मार्शल थे और तीसरा व्हीलर थे, उन्होंने एक स्तर विन्यास प्रणाली के बारे में बताया और उसी के माध्यम से इसके बारे में कंफ्यूजन को दूर किया गया। और इस विधि से जब खुदाई हुई तो बहुत सारे चीजों की जानकारियां भी हमको प्राप्त होने लगी। तो अब कहते हैं नए तकनीक को पूछते हैं दोस्तों। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के नए डायरेक्टर जनरल व्हीलर बने, जिन्होंने इस समस्या का निदान किया। कौन सी समस्या का निदान किया? जो कंफ्यूजन था कि खुदाई के दौरान तरह तरह की बातें होती थी, उसको दूर करने की कोशिश की। व्हीलर ने अपने खुदाई के लिए 2 नई तकनीक का प्रयोग किया। कितना? 2 नई तकनीक का प्रयोग किया का अनुमान अनुसार किया, जो निम्न है। व्हीलर ने पहचाना कि एक खास क्षैतिज इलाकों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास, जैसे हम बता दें, ऐसे इन्होंने कहा था कि ऐसे अगर हम खुदाई करते हैं तो इस तरह से स्तर विन्यास के माध्यम से हमें ज्यादा प्राप्त होगा। इसी को इन्होंने स्तर विन्यास प्रणाली कहा। जबकि इससे पहले हमारे यहाँ 2 तरह की खुदाई होती थी, एक हॉरिजॉन्टल लंबा खुदाई या फिर एक वर्टिकल ऐसे खुदाई होती थी। इससे इसकी जानकारी ऐसे मिलती थी, इसमें लंबाई, लेकिन इसमें स्तर करेंगे तो यहाँ से ऐसे जुड़ते हुए आगे बढ़ते चला जाएगा और हर चीज की जानकारी मिलती जाएगी। इसी के बारे में व्हीलर ने हमें बताया और यहाँ से हमें समस्या का समाधान भी निकाल लिया गया। ठीक है, अनुसरण करना अधिक आवश्यक समझा। सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का भी समावेश किया और आगे बढ़ा। उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो सभ्यता के अधिकांश प्रमुख स्थल पाकिस्तान में चले गए। निश्चित तौर पे सब चले गए थे। धौला, वो क्या कहते हैं, हड़प्पा भी जो पुराना स्थल था पाकिस्तान में चला गया। मोहनजोदाड़ो भी जो पुराना था पाकिस्तान में चला गया। चनहुदड़ो भी वहां चला गया। बालाकोट और अन्य भी वहां चले गए। इसके साथ जो बच गए थे भारत में बचे। फिर भारत में खुदाई हुई और वर्तमान में भी वहां पर खुदाई चल रही है, जो आने वाले समय के लिए रोचक तथ्य उपलब्ध कराने की उम्मीद हम रख सकते हैं, जिसके कारण पुरातात्विक भारतीय क्षेत्र में भी हड़प्पाई स्थल को खोजने का प्रयास किया, जिसमें धौलावीरा, कालीबंगा, राखीबाड़ी, बनावली, लोथल जैसे प्रमुख स्थल हैं जो भारत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों? भारत में जाने जाते हैं। जैसे धौलावीरा, ये आपके मैप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से धौलावीरा हो, लोथल हो, बनावली हो, राखीगढ़ी हो, कालीबंगा हो, या एक और जोड़ देंगे हम नागेश्वर के रूप में 6 स्थल हैं जो भारत के मैप में पूछे जाते हैं। हालांकि नए अन्वेषण अभी भी जारी है वहां पर। इसके बाद नवीन प्रश्न उभर कर सामने आए, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न सामने
आते हैं। कुछ पुरातात्विक तो आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम पर पता लगाने के इच्छुक होते हैं कि यहाँ पर कल्चर कैसा था, इस कल्चर की जानकारी देने के प्रयास करते हैं। जबकि कुछ का मानना है कि भौगोलिक स्थितियां कैसी थी, भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों के पहचानने का प्रयास करते हैं। साथ ही वस्तुओं की संभावित उपयोगिता को भी समझने का प्रयास करते हैं कि जो वस्तु वहां से मिली है, जो वस्तु हड़प्पा से मिली है, उस वस्तु की आज के डेट में उपयोगिता क्या है, इस उपयोगिता को भी जानने का प्रयास भी लोग करते हैं। और इस प्रकार से लगातार खोज जारी है और आगे बढ़ने का प्रयास लगातार चल रहा है। 80 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्वों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थानों पर विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से आज भी काम कर रहे हैं, कार्य करते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु, वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अन्वेषण प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित होता है। हालांकि ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। आज जो खोज हो रही है ना, ये निश्चित तौर में भविष्य में क्या होगा, एक रोचक कहानी की तरह आगे बढ़ेगा। अब यहीं से दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग आता है, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। दोस्तों यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो वर्तमान में चीजें हैं उसको अतीत से जब हम जोड़ते हैं तो उसमें जुड़ने के दौरान निश्चित तौर पे क्या होती है, समस्या आती है। क्योंकि पहले उसका क्या इस्तेमाल था, आज इसका क्या इस्तेमाल है, ये तो बड़ा मुश्किल है ना। और लिखा हुआ तो प्रमाण हमारे पास है नहीं। अगर लिखा हुआ प्रमाण हमारे पास उपलब्ध होता तो किसी बात की टेंशन नहीं रहती, कोई बात का दिक्कत नहीं रहता, हमें खुद पता चल जाता कि इसका इस्तेमाल इस तरह से इस प्रकार होता था। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान से तुलना करके हम उसका कार्य का पता लगाते हैं कि आज इसका काम ये है तो उस समय भी इसका काम यही रहा होगा या यही काम वो लोग करते होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पाई लोगों से लिपि प्राचीन सभ्यता, हड़प्पाई की जानकारी की कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए भौतिक साक्ष्यों पर पुरातात्विकों को निर्भर होना पड़ता है। इतिहास को पुनः निर्मित करने के लिए इसके लिए मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान इत्यादि की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कपड़े, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ तो सामान्यतः ये सब सड़ जाते हैं। बच जाता है तो मिट्टी का बर्तन, औजार, आभूषण, घरेलू सामान बच जाते हैं। तो अब उन्हीं के तो आधार पे खुदाई करेंगे, तो केवल पत्थर, मिट्टी और धातु से हमें जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। दूसरी तरफ यह भी ध्यान देना पड़ता है कि जो भी वस्तुएं मिली हैं वह टूटी फूटी अनुपयोगी वस्तुएं हैं, जो बेकार समझ करके उसे फेंक दी जाती होगी। और उसके आधार पर हम जब पुनः इतिहास करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें कठिनाई तो होगी ही होगी, जिससे इतिहास का पुनर्निर्माण करना काफी मुश्किल होता है। फिर भी इतिहासकार पुरानी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का वर्तमान से साम्यता स्थापित कर पुरातात्विक इतिहास लिखने में सफलता प्राप्त करते हैं और इस तरह से इतिहास आज के डेट में लिखने में सफल भी हो जाते हैं। खोजों का वर्गीकरण, खोजों के वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि जब किसी स्थान से किसी पुरातात्विद को कुछ प्राप्त होता है तो वह उसे वर्गीकृत करता है, अर्थात पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध को लेकर होता है। दूसरी तरफ अधिकांश जटिल उनकी उपयोगिता को लेकर के भी होती है, क्योंकि इतिहासकारों को यह तय करना पड़ता है कि कोई पूरा वस्तु एक औजार है या वह आभूषण है या अनुष्ठान में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। बड़ी मुश्किल से झेलना पड़ता है, खास करके तो धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा समस्या होती है व्याख्या करने में। इस प्रकार पुरातात्विक किसी का वर्गीकरण बड़ी ही सावधानी पूर्वक करते हैं, उसकी उपयोगिता को समझकर कि उस वस्तु की क्या उपयोगिता है, उस उपयोगिता के आधार पर हम वर्तमान में उसकी तुलना करके उसका इतिहास लिखने में कोशिश करते हैं। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में आज भी समस्याएं बनी हो रहती है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन इसी बार 2026 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आता है व्याख्या की समस्याएं। जब किसी वस्तु या सामान को अतीत से जोड़कर समझते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, खासकर धार्मिक प्रथा। यहीं से क्वेश्चन दोस्तों आया था इस बार 2026 में क्वेश्चन, ठीक है, कि धार्मिक प्रथा के बारे में कि पुनर्निर्माण के लिए
बड़ी कठिनाई होती है। दूसरी तरफ वेदिकाएं और स्नानागार को देखकर भी व्याख्या करना जटिल कार्य था कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था। इसी प्रकार पुरुष और महिलाओं की मूर्तियां देखकर इसकी व्याख्या करने में समस्या भी होती है। मोहरों को भी व्यापार करने में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि मोहरों को भी व्यापार नहीं, व्याख्या करने में समस्या होती है, क्योंकि कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य भी हैं मिले हैं, तो कुछ पर व्यापार का इस प्रकार अतीत से जोड़कर इतिहास लिखने में समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है और अच्छी प्रकार से वर्गीकरण नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी करें तो क्या करें, विकल्प क्या है हमारे पास? विकल्प तो कोई नहीं है ना, इसीलिए तो हमें निर्भर होना पड़ता है इन पुरातात्विक साक्ष्यों पर, क्योंकि जब लिखा हुआ प्रमाण हमें नहीं मिला है और लिखी हुई चीजों को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम उन्हीं चीजों पर निर्भर होंगे जी जो हमारे पास उपलब्ध है। वो भले कठिनाई हो चाहे कुछ भी हो, उसकी हम अर्ध ज्ञान ही क्यों ना दें, लेकिन इतिहास तो लिखेंगे। हाथ पे हाथ रख करके बैठेंगे तो नहीं उस समय का इतिहास लिखने के लिए, क्योंकि जब हम जानकारी होगी, जब लिखेंगे, पूरी तरह से पढ़ लेंगे लिपि को, तो लिखेंगे, तब तक ना होगा ना लिख पाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ गलतियां तो जरूर होती है, लेकिन फिर भी हम उस इतिहास को लिखने का प्रयास कर रहे हैं उन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। और जिस दिन उस लिपि को पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पर उस दिन इतिहास तो पूरी तरह से हमारा बदल ही जाएगा। अब चलो दोस्तों, अंतिम ये भी क्वेश्चन इस बार पूछ चुका है आपके 2026 के पेपर में। 2026 के पेपर में दोस्तों इतिहास चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 2 अथवा में आते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो अथवा वाला हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों दोनों के साथ ही अथवा क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार से एक सेट में 2 क्वेश्चन आया, जो 1 और 3 वाले सेट में 2 क्वेश्चन, और 2 वाले में 2 क्वेश्चन पूछा है, अथवा लेकर के 4 क्वेश्चन आ गया। इसलिए यहां से अब लॉन्ग क्वेश्चन की तो संभावना नहीं बनती है, शॉर्ट क्वेश्चन हो या पैसेज हो या आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना पूरी तरह से बनी रहती है। तो चलो दोस्तों, अंतिम चैप्टर का अध्याय है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इसको पढ़ करके हम लोग समझते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जितनी तेजी से आकाश प्रकाश में आई, उतनी ही तेजी से विनिष्ट भी हो गई। इसके पतन को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद की स्थिति है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सभ्यता धीरे धीरे अपने शहरी अवस्था मूल स्थान को त्यागने लगी और सुदूर क्षेत्रों से संपर्क टूटने लगा, और सभ्यता ने दशा और दिशा, दशा का मतलब होता है स्थिति और दिशा का मतलब होता है वहां का एरिया, वहां से छोड़ दिया। दशा मतलब जैसे कि नगरीकरण था तो नगरीकरण को छोड़ दिया, और दिशा मतलब जहां पे हड़प्पा क्षेत्र में थे उसको छोड़ करके दूसरी तरफ चले गए, में परिवर्तन कर लिया। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में निम्न कारणों का भी योगदान था। निश्चित तौर पे कारण तो रहेंगे ही रहेंगे, बिना कारण का कभी सभ्यता कोई अंत ही नहीं होगा। और ये भी याद रखिएगा कि कभी भी किसी सभ्यता का पूरी तरह से अंत नहीं होता है, वो अपनी दिशा और अवस्था ही बदल देती है, फिर दूसरे रूप में चली आती है। जैसे बाढ़ का आना माना जाता है, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी, संसाधनों का अधिक प्रयोग, वनों की कटाई, नदियों का मार्ग बदल जाना और सूखा इत्यादि सब अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सारे कारण एक साथ नहीं हो सकते इसके पतन में। कहीं पर कोई कारण तो कहीं पर कोई कारण हुआ, लेकिन इनके वजह से पतन कमजोर हो गया, यानी सभ्यता कमजोर होती चली गई और उस स्थान को छोड़कर दूसरी तरह शिफ्ट होती चली गई, और इस प्रकार सभ्यता का अंत हो गया। इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि ये सभी कारण हड़प्पा के पूर्ण पतन का व्याख्या तो नहीं करते, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि सभ्यता ने अपने दशा और दिशा को ही बदल लिया। इस प्रकार दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको प्राचीन सभ्यता, नई पद्धति, इसके अलावा खोजों का वर्गीकरण, व्याख्या की समस्याएं और अंतिम रूप से पतन कैसे हुआ
इसके बारे में जानने की कोशिश की। वीडियो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको पसंद आया होगा। आपको जब ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।